स्वस्थ रहने के लिए अति आवश्यक है। यदि संतुलित भोजन न लिया जाए तो हमारा शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। अतः क्या खाना और क्या न खाना, ये हमारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। इस पीपीटी प्रस्तुति में आप जान सकेंगे कि हमारे कार्य के अनुसार हमें कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। हम जान सकेंगे संतुलित आहार क्या है। हम जान सकेंगे स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। हम जान सकेंगे इंसान रोग और उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। हम जान पाएंगे कि पोषक तत्वों आदि के प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ते हैं। ऊर्जा की ऊष्मा की मात्रा कैलोरी। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो कि 1 लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दे। 1 किलो कैलोरी में 4.18 किलो जूल होते हैं और 1 किलो जूल में 240 कैलोरी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद 18 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा का लगभग 60 से 80% भाग उपलब्ध करवाता है। 1 ग्राम वसा के जैव ऑक्सीकरण से लगभग 9 किलो कैलोरी यानी 37 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर की ऊर्जा आवश्यकता। शिशु वर्ग के लिए 100 से 120 प्रति किलोग्राम, बच्चे के लिए 1200 से 1800 कैलोरी और किशोरों के लिए 2500 कैलोरी और वयस्क पुरुषों के लिए 2400 कैलोरी और वयस्क महिलाओं के लिए भी 2400 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दुग्ध श्रवण की अवधि में 3700 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक संतुलित आहार वह आहार है जिसमें उपयुक्त अनुपात में सभी आवश्यक पोषक पाए जाते हैं, जिससे कि शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और यह स्वस्थ रहता है। संतुलित आहार की विशेषताएं। यह शरीर की पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य अवयव होते हैं और इसमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। काम के अनुसार वर्ग। बढ़ते बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं। वृद्धि एवं नए ऊतकों के निर्माण के लिए प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। अस्थियों और आरबीसी के निर्माण के लिए अधिक कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। स्वस्थ दृष्टि विकास के लिए विटामिन ए की जरूरी। सामान्य स्वास्थ्य के लिए विटामिन सी और स्वस्थ हड्डियों के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। कठिन शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रचुर आहार लेना चाहिए। खिलाड़ियों को ऊर्जा प्रदान करने वाले आहार लेने चाहिए और रुग्णता के उपरांत स्वास्थ्य का लाभ करते हुए व्यक्ति के लिए अधिक प्रोटीन, खनिज और विटामिन युक्त आहार लेना चाहिए। किसी दुर्घटना में या शल्य क्रिया में रक्त का आस होने पर प्रोटीन व लोह युक्त भोजन लेना चाहिए। गर्भावस्था एवं दुग्ध श्रवण की अवधि में पोषण आवश्यकताएं। ऊतकों की वृद्धि के लिए अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए। बच्चे की हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए। रक्त निर्माण के लिए अधिक लोहा चाहिए और स्वयं के लिए अधिक कार्बोहाइड्रेट चाहिए और अधिक प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन से युक्त आहार लेना चाहिए। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा। स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता की स्थिति है, नहीं केवल रोग का न होना या अशक्त न होना। रोग एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर या उसके किसी भाग का कार्य विक्षुब्ध या क्षतिग्रस्त हो जाता है। शाब्दिक रूप से डिजीज का अर्थ है डिस अर्थात नोट और ईज यानी आराम अर्थात जो आराम में न हो। ये एक पुराना फ्रेंच भाषा का शब्द डेसाइज का अंग्रेजी रूप है जिसका अर्थ था डेस का तात्पर्य अवे प्लस एज बराबर ईज यानी जो आराम दूर हट जाए। कुपोषण एवं हीनताजन्य रोग। आहार में पोषकों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं। एक या अधिक पोषकों की हमारे आहार में कमी होने के कारण होने वाले रोगों को हीनताजन्य रोग कहते हैं। हीनताजन्य रोग 3 प्रकार के होते हैं: प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, खनिज अल्पता रोग और विटामिन अल्पता रोग। खनिज अल्पता रोग एरकता यानी एनीमिया। लोह तत्व की कमी से आरबीसी कम हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप
रक्त की ऑक्सीजन धारिता की क्षमता कम हो जाती है। अरक्तता एक लक्षण है। पीड़ित रोगी का चेहरा पीला पड़ जाता है। व्यक्ति को भूख व वजन कम हो जाते हैं। व्यक्ति शीघ्र ही थकने लग जाता है। एनीमिया के उपचार के लिए ऐसा आहार दिया जाना चाहिए जिसमें लोहा और विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में। और इसके लिए अंडा, मांस, यकृत, दूध, हरी पत्तीदार सब्जियां, पालक, फल आदि का सेवन करना चाहिए। आयरन टेबलेट और टॉनिक भी लेना चाहिए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण दो कारणों से होता है। पहला, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या दोनों में आहार का अभाव, और दूसरा, प्रोटीनों की अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट का अधिक मात्रा में उपभोग करना। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के परिणाम स्वरूप दो बीमारियां होती हैं, मेरास्मस और क्वासियोरकर। मेरास्मस रोग यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ये 1 साल से कम आयु के बच्चों में होता है। मेरास्मस के लक्षण है मांसपेशियों के कारण बच्चा हड्डी व त्वचा का ढांचा मात्र रह जाता है। त्वचा झुर्रीदार हो जाती है। आंखें धंसी हुई, पतला चेहरा, अंग और पेट की वृद्धि में पतला होना, शारीरिक और मानसिक वृद्धि में मंदता और पसलियों में उबार आ जाता है। इसके उपचार के लिए ऐसा भोजन देना चाहिए जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो। क्वासियोरकर रोग तब विकसित होता है जब माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराना बंद कर देती है और परंपरागत पारिवारिक भोजन देना आरंभ कर देती है जिसमें प्रोटीन की अल्पता होती है। क्वासियोरकर के निम्न लक्षण है। बाहर सामान्य से कम हो जाता है। बाहर निकला हुआ पेट, भूखने लगना, त्वचा काली और पपड़ी युक्त हो जाती है, बाल लाल रंग के हो जाते हैं, यकृत बढ़ा हुआ होता है, टांगों और पैरों में सूजन आ जाती है, कोशिकाओं में रक्त आलता हो जाती है और लगातार दस्त का शिकार होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन D की अल्पता या कमी। कैल्शियम हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक है। यह हृदय स्पंदन और मांसपेशियों की संकुचन को नियमित करता है। यह रक्त के स्पंदन में मदद करता है और ये उपापचय का फास्फोरस एवं विटामिन D के उपापचय से काफ़ी निकट संबंध है। कैल्शियम की अल्पता से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया रोग हो जाती है। रिकेट्स के लक्षण। रिकेट्स रोग से अस्थियां मुलायम हो जाती है और विकृत हो जाती है और आसानी से मुड़ जाती है। टांगें धनुषाकार हो जाती है, वक्ष का पोतनुमा हो जाता है, दांतों की एनिमल का क्षय हो जाता है और अस्थि भंग हो जाता है। इसके उपचार के लिए कैल्शियम युक्त आहार दिया जाना चाहिए। ऑस्टियोपेरिस या अस्थि सुषुड़ता। हड्डियों से कैल्शियम के जड़ जाने के कारण ऑस्टियोपोरिस बीमारी हो जाती है। हड्डियों से ऑस्टियोमेलेशिया से पीड़ित व्यक्ति के लक्षण। हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, हड्डियों में दर्द होना, और इसके उपचार के लिए कैल्शियम युक्त आहार देना चाहिए जैसे दूध, कोड, लीवर ऑयल, अंडे की जर्दी, हरी सब्जियाँ। गलगंड या गोइटर। आयोडीन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा संश्लेषित होता है। आयोडीन कमी से थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है और फूल जाती है जिसे गोइटर कहते हैं। इसके लक्षण है बाहर निकली आंखें, रुधिर वृद्धि, मोटापा, अनियमित हृदय स्पंदन और मंदबुद्धि। बोनापन आयोडीन की कमी से होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में बोनापन, रुधिर वृद्धि, मंदित मानसिक विकास, विलंबित यौन आरंभ और निम्न उपापचय की दर्द दिखाई देती है। इसके उपचार के लिए आयोडीन नमक लेना चाहिए। समुद्री खाद्य पदार्थ और मछली का भी सेवन करना चाहिए। विटामिन A की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि, रतौंधी, जियोथेल्मिया, कैरोटिनॉल और सुस्त त्वचा। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविनिसिस, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा और विटामिन B12 की कमी से पर्णाशय रक्तता रोग हो जाता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी और विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग। विटामिन E की कमी से पुरुष और स्त्रियों में प्रजनन विफलता और विटामिन K की कमी से दोषपूर्ण रक्त स्पंदन रोग हो जाता है।
अति विटामिनता, शरीर में अत्यधिक मात्रा में विटामिनता की विद्यमानता के कारण उत्पन्न रोग को अति विटामिनता कहती। जल में घुलनशील विटामिन बी व सी अधिक मात्रा में लिए जाने पर शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये मूत्र द्वारा शरीर से निकल जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन अधिक मात्रा में लिए जाने से शरीर के लिए विषैले हो जाते हैं और इसके कारण अति विटामिनता ए और अति विटामिनता डी रोग हो जाता है। अति विटामिनता ए, यकृत में विटामिन ए का अधिक मात्रा में भंडारण विषैला होता है, जिसके परिणाम होते हैं बालों का गिरना, नींदापन, लंबी अस्थियों में दर्द, भूखने लगना, मिचली और उल्टी। अति विटामिनता डी के आदि के निम्न परिणाम होते हैं। आंतों में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है, शरीर के कोमल ऊतकों से गुर्दों में कैल्शियम का जमाव हो जाता है, नींदापन आता है, उबकाई और बाहर में कमी। लौह के अत्यधिक सेवन के परिणाम स्वरूप यकृत में भारी मात्रा में लौह का तत्व का जमाव हो जाता है। इसके कारण कब्ज व दस्त, उबकाई और उल्टियाँ, हृदय और अति जठर रोग हो जाता है। अधिक मात्रा में भोजन के सेवन से स्थूलता हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसाओं के शरीर में अधिक मात्रा में एकत्रित होने के परिणाम स्वरूप इसी व्यक्ति का भारी भरकम हृदय, रोजाना स्थूलता या मोटापा कहलाता है, जिसके कारण है अधिक भोजन करना, अपर्याप्त शारीरिक श्रम और हार्मोनों का असंतुलन। स्थूलता के हानिकारक प्रभाव। एक स्थूल व्यक्ति में उच्च मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि रक्त धमनियों में जमा हो जाता है। हाइपरटेंशन, धमनियों की दीवारों का मोटा होना और कठोर होना, कोरोनरी अटैक, मधुमेह व श्वसन संबंधी समस्याएं भी इस मोटापे के परिणाम है। मोटापे को रोकने के उपाय। स्थूलकाय व्यक्ति को आहार के विषय में सावधानी बरतनी चाहिए। तला हुआ भोजन छोड़ देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, संतृप्त वसाओं जैसे घी व वनस्पति हाइड्रोनिक तेलों का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए। रुख सांस के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हार्मोनों या संतुलन से पीड़ित हो तो चिकित्सक की राय लेनी चाहिए। निष्कर्ष, इस वीडियो से हमें जानकारी मिलती है कि भोजन में किन पोषक तत्वों से ऊर्जा व कब कितनी मिलती है, भोजन की हमारे शरीर को कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, संतुलित आहार क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण से होने वाले रोग क्या है और पोषक तत्व आदि के प्रभाव क्या है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।